अमेरिका और ईरान संघर्ष में क्या बड़ी हार अरब देशों की हुई है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और ये आप देखिए, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ये चाइना है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये है ईरान। तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन है, ये ईरान, इराक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखते हैं कि ये लेबनान ऊपर देख रहे हैं, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। और आप देखें, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता चल रही है ना शांति की, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ये देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पर साइन होने से मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन कुछ समय के लिए कम हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी शुरुआती स्टेज में है और इसके आखिरी नतीजों के बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। फिर भी एक जरूरी सवाल सामने आ रहा है और वह यह है कि इस पूरे झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। इस मामले पर अलग अलग राय है सबकी और हर कोई अपनी अपनी जीत भी बता रहा है इसे। फारस की खाड़ी के अरब देशों को यह आशंका है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत से तेहरान को बहुत ज्यादा छूट मिल सकती है और जिससे इस इलाके में ईरान का रसूख और बढ़ सकता है। और इस युद्ध को शुरू किया था ना, तब ना तो खाड़ी के देशों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया था, कुछ पूछा भी नहीं गया था। और जब इस युद्ध को खत्म किया जा रहा है तब भी इनकी कोई सलाह नहीं ली जा रही, इनसे मतलब उसमें कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। और ईरान और अमेरिका के बीच साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी साफ रोक का जिक्र नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिसने खाड़ी देशों के लिए और चिंता पैदा कर दी, क्योंकि ये वही मिसाइलें हैं जो हाल के झगड़े के दौरान खाड़ी देशों पर दागी गई थी और इनमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करने को अपने मुख्य लक्ष्यों में से एक बताती रही है। और हालांकि पेरिस दौरे के दौरान ट्रंप ने अपने रूप में थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान को उनमें से कुछ से दूर रखना गलत होगा। किंग्स कॉलेज लंदन में सिक्योरिटी स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर इंडियाज क्रेग के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अभी भी अरब देशों के लिए गंभीर सिक्योरिटी चुनौती बना हुआ है। और हालांकि उनका यह भी मानना है कि इन देशों की लीडरशिप इस बात से वाकिफ है कि ईरान के मिसाइल स्टॉक को पूरी तरह खत्म करने की मांग एक कामयाब समझौते में रुकावट बन सकती है। एंडियास क्रैग ने बताया कि अब खाड़ी देशों को क्या करना चाहिए। उनके मुताबिक खाड़ी देशों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विस्तार करना होगा, इंटरसेप्टर मिसाइलें बनानी होंगी। इसके अलावा क्रैग के मुताबिक खाड़ी देशों को भविष्य में सीधे टकराव से बचने के लिए तेहरान के साथ संपर्क बनाए रखना शामिल है। युद्ध लंबा खिंचा तो इस बात के बावजूद इस युद्ध के दौरान खाड़ी के अरब देशों को काफी नुकसान हुआ है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां भी सामने आई। इंडियास क्रेग उन्हें इस लड़ाई में मुख्य रूप से हारने वाला नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक स्ट्रेटेजिक नजरिए से इजराइल सबसे बड़ा हारने वाला देश लगता है। उसने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ खर्च किया है। इजराइल ने वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन में अपनी साख को नुकसान पहुंचाया है और इस सोच को मजबूत किया है कि वह अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका को इस इलाके में महंगे तनाव की ओर धकेल रहा है। और इंडियास क्रैग के मुताबिक इसके उलट खाड़ी के देश धीरे धीरे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की मांगों को मान रहे हैं और इनमें जिम्मेदारियों को शेयर करना, अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, तनाव कम करना और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना शामिल है। उनका कहना है कि ये देश एनर्जी सप्लाई पक्का करने से लेकर रीजनल संकटों में बीच बचाव करने की भूमिका निभाने तक कई तरह से अमेरिका के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक फायदा है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में रिसर्चर और लेक्चरर हसन मुनी मना इस स्थिति को एक अलग एंगल से देखते हैं। उनके अनुसार खाड़ी के देश इस संकट से फायदा उठाने वालों में से हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, बल्कि इसलिए क्योंकि लंबे युद्ध की स्थिति में उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है।
बीबीसी अरबी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हालांकि युद्ध के दौरान खाड़ी के देशों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन नहीं हुए होते और लड़ाई जारी रहती तो इस क्षेत्र को ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ता और जिसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं होता। उनके अनुसार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, उसके प्रॉक्सी और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे सेंसिटिव मुद्दे अभी भी खाड़ी के देशों के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन वह चेतावनी देते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इन देशों पर न केवल दबाव बढ़ेगा बल्कि उनके अस्तित्व को भी खतरा होगा। हाल के सालों में खाड़ी के देशों ने अपनी इकोनॉमी में विविधता लाने के लिए बड़े प्लान शुरू किए हैं और जिसके तहत टूरिज्म और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इससे ऐसी स्थिति में लंबे समय तक चलने वाले या बढ़ते हुए युद्ध का असर इन सभी कोशिशों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। क्या खाड़ी देश युद्ध के बाद शांति की कीमत भी चुकाएंगे? तो अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में ईरान की रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए $300 बिलियन का एक बड़ा फंड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। उम्मीद है कि खाड़ी देश इस फंड के लिए मुख्य फाइनेंशियल रिसोर्स देंगे। और आप देख रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे जानकार कह रहे हैं कि ईरान की जीत है, ईरान इसमें भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर ईरान पहले ही इस इलाके के उन देशों से मुआवजे की मांग कर चुका है जिन्होंने उसके खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया या मिलिट्री बेस के रूप में मदद दी। दूसरी ओर कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों ने भी मांग की है कि ईरान अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करे। और इस तरह एक मुश्किल स्थिति बन रही है और जिससे खाड़ी देशों को न केवल युद्ध की कीमत चुकानी पड़ सकती है बल्कि शांति की भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अभी तक खाड़ी देशों को हुए कुल नुकसान के बारे में कोई ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया गया है और हसन मुनी मना का कहना है कि जल्दी का मतलब या तो फायदा उठाना या फिर नुकसान से बचना। उनके मुताबिक खाड़ी देश अभी फायदा उठाने की बजाय संभावित नुकसान को कम करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रस्तावित $300 बिलियन के फंड को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। वह बताते हैं कि अगर खाड़ी देश इस फंड में योगदान देते हैं तो यह ईरान के लिए मदद नहीं होगी बल्कि निवेश का रूप लेगी और उनके मुताबिक इस तरह की पार्टनरशिप साझा आर्थिक हितों के जरिए ईरान के दबदबे वाले प्लान को सीमित करने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर इंडियास क्रैक का कहना है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रस्तावित फंड से राजनीतिक बहस छिड़ सकती है क्योंकि इससे यह प्रभाव जा सकता है कि खाड़ी देशों पर सबसे पहले हमला हुआ था और अब उसके रिकंस्ट्रक्शन का खर्च उठाने के लिए कहा जा रहा है उनसे। लेकिन उनके मुताबिक तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है। उनके मुताबिक खाड़ी देश ईरान को कभी भी साफ छूट नहीं देंगे और कोई भी रिकंस्ट्रक्शन पैकेज सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से शर्तों के साथ और कमर्शियल आधार पर ही लागू किया जाएगा। साथ ही आर्थिक एक दूसरे पर निर्भरता इन देशों को ईरान के व्यवहार पर असर डालने का एक नया जरिया भी दे सकती है। और भी कई जोखिम है। क्या जोखिम है? कुछ विश्लेषकों के अनुसार ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने वाले कारकों में हॉर्मुज स्ट्रेट का विशेष महत्व है। ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का उपयोग बातचीत के दौरान दबाव के प्रभावी स्रोत के रूप में करता रहा है। यह स्थिति खाड़ी देशों के लिए चिंता का कारण है क्योंकि उनका प्रमुख तेल और गैस निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर करता है। सऊदी अरब पाइपलाइनों और लाल सागर तक पहुंच के माध्यम से कुछ हद तक हॉर्मुज स्ट्रेट की संभावित बंद होने या रुकावट के जोखिम से खुद को बचा सकता है। यूएई के पास फुजेरा के माध्यम से भी सीमित विकल्प हैं, लेकिन कतर और कुवैत अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है क्योंकि उनके पास बहुत सीमित वैकल्पिक निर्यात मार्ग हैं। एंडियास क्रैक के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट किसी भी संभावित समझौते का सबसे संवेदनशील और जटिल बिंदु रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान को समुद्री परिवहन प्रणाली या सुरक्षा में भूमिका देना जोखिम से खाली नहीं है, खासकर अगर यह अनौपचारिक शुल्क या संप्रभुता के दावे का रूप लेता है। फिर भी खाड़ी देशों के लिए यह जरूरी है कि यह जलमार्ग खुला और सुरक्षित रहे, इसलिए भी ईरान द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क का सार्वजनिक रूप से विरोध करने की संभावना रखते हैं, लेकिन व्यवहार में एक सीमित और स्पष्ट शुल्क स्वीकार करते हैं, बशर्ते यह कानूनी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और खदान निकासी, समुद्री सुरक्षा या शिपिंग सिस्टम जैसी विशिष्ट सेवाओं के अधीन हो। वहां आगे कहते हैं कि यह स्थिति इस तथ्य को दर्शाती है कि खाड़ी देशों को भूगोल को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा वह है, न कि उस तरह जैसा वे इसे देखना चाहते हैं। दूसरी ओर हसन मुनी मना का कहना है कि ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस संबंध में ओमान के साथ उसकी अनौपचारिक साझेदारी है। मस्कट व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह इस मामले में खाड़ी देशों के सहयोग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
पिछले हफ्ते ईरान ओमान ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि वे हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग के फ्यूचर मैनेजमेंट और पॉसिबल टोल पर एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मस्कट ने घोषणा की कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में एक टेम्पररी कॉरिडोर बनाया गया ताकि जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित तरीके से गुजर सके। इस कदम का मकसद अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र के कानून के तहत बिना फीस के नेविगेशन की स्वतंत्रता पक्का करना है। हालांकि यह मुद्दा हाल के दिनों में फिर से तनाव की वजह बन गया है। ओमान के पास एक कॉमर्शियल जहाज पर हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट में अपनी भूमिका दोहराई और गल्फ देशों को चेतावनी दी कि वे इस झगड़े में अमेरिका का साथ न दें। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की भूमिका को नजरअंदाज किए बिना हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग संभव नहीं है। यह स्टैंड ऐसे समय में आए जब अमेरिका और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के देश नेविगेशन की फ्रीडम के अधिकार पर जोर दे रहे हैं और किसी भी तरह की फीस का विरोध कर रहे हैं वो। इस बीच अमेरिका ने भी एक जहाज पर हमले के जवाब में ईरान के अंदर के ठिकानों को निशाना बनाया और जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। भूगोल की हकीकत तो क्षेत्रीय रिश्तों की पेचीदगी। तो अगर ईरान अमेरिका की भी समझ बनी रहती तो इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को फिर से बनाने यहां तक कि कुछ हद तक नॉर्मल करने का रास्ता बन सकता है। हालांकि इससे कई जरूरी सवाल उठते हैं। क्या खाड़ी देशों की सुरक्षा प्राथमिकताएं अभी भी अमेरिका का केंद्र बनी रहेंगी और क्या ये देश ईरान के साथ आपसी भरोसे पर आधारित लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की उम्मीद कर सकते हैं। हसन मुनीमीना के अनुसार इस लक्ष्य को पाने के लिए गंभीर कोशिशें, सिस्टेमेटिक प्लानिंग और असरदार मध्यस्थता की जरूरत होगी। उनके अनुसार खाड़ी देशों के पास ऐसे रिसोर्स हैं जिनका इस्तेमाल वे हाल के नुकसानों से मिले अनुभव के आधार पर एक रीजनल सिस्टम बनाने के लिए कर सकते हैं और जिससे ईरान भी शामिल है उसके असर को बैलेंस करता है। हालांकि वह इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसा सिस्टम तुरंत नहीं बनाया जा सकता। उनकी राय में खाड़ी देशों तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के बीच एक ज्वाइंट सुरक्षा फ्रेमवर्क को पहले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्हें यह भी डर है कि इजरायल ऐसे प्लान को रोकने की कोशिश करेगा, जबकि अमेरिका, जिसे वह इन संभावित बदलाव में एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर देखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर का विरोध कर सकता है जिसमें अमेरिका का आखिरी राय ना हो। और दूसरी तरफ इंडियास कैरेक का कहना है कि खाड़ी देशों को लंबे समय से लगता रहा है कि अमेरिका में उनकी सुरक्षा प्राथमिकताओं को जरूरी अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन उनके अनुसार यह स्थिति इन देशों के लिए अमेरिका में अपना असर फिर से बनाने का एक मौका भी हो सकती है। उनके अनुसार अगर सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात मिलकर काम करें तो भविष्य में मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में अमेरिका की पॉलिसी पर उसका इजरायल से भी ज्यादा असर हो सकता है। इंडियास क्रेक के अनुसार इन देशों के पास अभी मिलिट्री बेस है, बड़े फाइनेंशियल रिसोर्स, एक मॉडर्न लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में असर और असरदार डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, लेकिन जो कमी लगती है वह है आपसी तालमेल की। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन सभी में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं और इन बेस को मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सुरक्षा ढांचे की नींव माना जाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। कौन जीता, किसकी हार हुई है, क्या लगता है आप लोगों को? धन्यवाद।